Hi everyone, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from GGSSS हिसार। तो बच्चों आज हम अपना करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग का पार्ट 2। लास्ट सेशन में हमने बच्चों किया था ट्रेडिशनल टेक्निक्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न टेक्निक्स की, कि हमारी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं कितने उसके प्रकार हैं और उनकी टाइप्स की जस्ट नेम मैंने आपको अपने लास्ट सेशन में भी बताए थे, जो थे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेशियो एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, पर्ट एंड CPM एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इसको स्टार्ट करेंगे बच्चों मॉडर्न टेक्निक से अपना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप कंट्रोलिंग करते हैं तो आप उसमें स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं और डिवाइशंस निकालते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। दो प्रकार की हमने तकनीक बताई थी, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही हैं लेकिन अभी भी ट्रेंड में है, ऑब्सोलीट नहीं हुई हैं, जबकि मॉडर्न टेक्निक्स एक किस्म से हम क्या कह सकते हैं कि ये अभी आई हैं, रिसेंटली आई हैं और एक नई सोच के साथ है, एक नया व्यू देता है, एक नया थिंकिंग देती है ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोलिंग करने के लिए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स भी कह सकते हैं और कॉन्टेम्प्रेरी टेक्निक्स भी हम इसको कह सकते हैं। फिर बच्चों मैंने आपको बताए थे इसके टाइप्स क्या क्या थे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेशियो एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, पर्ट एंड CPM, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये भी छोटी छोटी सी हैं। जैसे हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक आसान थी, ऐसे ही हमारी मॉडर्न टेक्निक्स भी बहुत आसान है। तो आइए इनको स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास है बच्चों कौन सी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, ये बहुत ही एक यूज़फुल टेक्निक आप इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बताती है कि जितनी हमने बिजनेस में कैपिटल लगाई थी, क्या उसका इफ़ेक्टिवली वो यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है, क्या ये उसके अकॉर्डिंग एक रिजनेबल अमाउंट जो है वो रिटर्न ला रही है कि नहीं। मतलब अगर हमने 100 रुपये लगाया तो क्या अगर हमारी 10% की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो हम क्या मान के चलते हैं कि भाई 100 रुपये अगर हमने लगाए तो उस पर हमने कितना कमाया, 10 रुपये हमने कमाए। तो अब 10 रुपये आप इसमें कमा रहे हैं, तो अब आप ये देखोगे कि या तो अगर आपने ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा होगा कि पहले वाला आपने 9 का रखा था या 10 ही का रखा था कि 10 आप सोच रहे थे और 10 आपने कमाया, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि 10 आपने सोच रखा था लेकिन कमाया आपने 8 ही है, तो आपको पता चलेगा इसका मतलब आपने सही नहीं अर्निंग की है, आपने जो बिज़नेस में कैपिटल लगाई थी उसका आपने सही यूटिलाइजेशन नहीं किया है ना। तो फिर उसमें जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स वगैरह हैं वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसको निकालते कैसे हैं बच्चों, इसको हम जितने भी हमने पैसे लगा रखे हैं, मान लीजिए कि हमने अगर रुपए लगाए हैं 1 लाख और उस पर अब हमारे पास है 10,000 रुपये की इनकम, तो हम क्या करेंगे, 10,000 बटा में 1 लाख आप इसका कर दीजिए गुना में 100, तो कितनी आ गई आपके पास, 10%। ठीक है, तो ये इसका जो है यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, कि नेट इनकम ऑब्लिक टोटल इनकम इनटू 100। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। देखा, बहुत आसान था। ये क्या थी, हमारी पहली टेक्निक। चलिए अब हम चलते हैं हमारी दूसरी टेक्निक की तरफ। दूसरी टेक्निक बच्चों हमारी क्या है, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस भी जो है ना, ये एक फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं बिजनेस की, उसको एनालाइज करने की बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के रेशोज़ निकालते हैं। जब डिफरेंट टाइप के रेशोज़ निकालते हैं तो अलग अलग रेशो से हमें अलग अलग बातों का पता चलता है। तो देखिए इसमें हम कई टाइप्स के हमारे रेशो हैं। सबसे पहली जो हमारी टाइप है इसमें रेशो की, वो है हमारी बच्चों लिक्विडिटी रेशोज़। ये वाली लिक्विडिटी रेशोज़ हमारी क्या है, एक किस्म से ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को बताते हैं कि बिज़नेस की भी करंट पोजीशन कैसी है, कि फ्यूचर में वो जो भी हमारी लिक्विड लायबिलिटीज़ हैं या करंट लायबिलिटीज़ हैं उनको सही ढंग से जो उनके पैसे हैं वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं,
कि पेमेंट करने के लिए उनके पास पैसा है नहीं। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा आइडियल रेशो है, कहीं ये रेशो हमारी जो है वो उससे बहुत कम या बहुत ज़्यादा ना हो गई हो। ठीक है, दूसरी रेशो हमारी कौन सी आ जाती है? दूसरी रेशो हमारी आती है सोल्वेंसी रेशो। जैसे लिक्विडिटी रेशो थी वो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को बताती थी, सोल्वेंसी रेशो हमारी किसको बताती है? लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी, कि जो एक बिजनेस है वो अब लॉन्ग टर्म में पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। लॉन्ग टर्म का पैसा किसको देना होता है? डिबेंचर होल्डर्स को, है ना। तो वो डिबेंचर्स को पैसा देने लायक है या नहीं है, ये हमारा कौन बताता है? सोल्वेंसी रेशो। तीसरी रेशो फिर आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ये एक कंपनी की प्रॉफिटेबल पोजीशन को बताती है, कि मतलब इसमें हम जैसे ग्रोस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऐसे कई रेशोज़ निकालते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमने कितनी रेशो, जो कितने प्रॉफिट्स हैं वो कंपनी अर्न कर रही है। और लास्ट इसमें जो हम टाइप की रेशोज़ निकालते हैं दैट इज़ टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो हमें बताते हैं कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन है तो ठीक है, अगर नहीं है, अगर मतलब जितनी ज़्यादा ये होगी ना, इट मीन्स कि हमने उतना ही अपना जो रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन किया है। तो इसमें हमें टेक्निक में कंट्रोल आप कैसे कर सकते हो, कि जैसे आप क्या कर सकते हो कि आपने रेशो निकाल लिया, अब आप पिछले साल के रेशो से इसको कंपेयर कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी कुछ सोच रखा है कि हमारे इतने होने चाहिए थे, साथ ही साथ पिछले साल से तो देखोगे ही, साथ ही साथ आप अपने जो इनके आइडियल रेशोज़ होते हैं उसमें भी आप ध्यान लगाओगे कि आइडियल रेशो के साथ भी आप इसको क्या करोगे? कंपेयर करते हो। ठीक है, तो ये तो थी हमारी कौन सी टेक्निक? रेशो एनालिसिस। चलिए अब नेक्स्ट टेक्निक हमारी कौन सी आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हमारी क्या चीज़ है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है कि यहाँ पे एक अलग अलग सेक्शंस बना दिए जाते हैं। अलग अलग सेक्शन कह लो, डिविजन्स कह लो, डिपार्टमेंट कह लो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, कि अलग अलग हमने भागों में बांट दिया, जिसे हमने हर डिपार्टमेंट को क्या कहा? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। उनका नाम हमने कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जितने आप सेंटर बना रहे हो हर एक का एक हेड होगा, और जो हर हेड अपना जो सेंटर है उसका एक टारगेट रखेगा, और उसको अचीव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उसी डिपार्टमेंट का हेड रिस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि अक्सर बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आती है कि काम के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को ही तैयार नहीं होता। वो कहता है उसने गलत कर दिया, वो कहता है उसने गलत कर दिया। तो यहाँ पे फिर बेटर क्या रहता है कि भाई यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बांट दिए, उनका एक एक हेड अपॉइंट कर दिया। अब अपने डिपार्टमेंट के लिए वो बंदा खुद जिम्मेवार होगा कि वो टारगेट हमारा पूरा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसमें अब हम सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में फिर हम करते क्या हैं? देखिए, इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझ रहे हैं, जिससे आपको सारा का सारा इनका प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। तो पहला काम बच्चों, हम इसमें क्या करते हैं? हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेंटर है हमारे, हम उनको क्रिएट करते हैं कि जितना भी हमारा बिजनेस है उसमें हमने क्या किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाने हैं। अक्सर जो कंपनीज हैं उसमें 4 सेंटर बनते हैं। कौन कौन से? कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड द लास्ट इज इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब कॉस्ट सेंटर क्या है? कॉस्ट सेंटर जो होता है हमारा, वो सारा कॉस्ट के बारे में बताता है कि भी जो भी है कितनी कॉस्ट है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करती है, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको हमने अपना क्या कर दिया कि ये हमारा क्या है? कॉस्ट सेंटर है। ठीक है, तो अब जो कॉस्ट कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, किस तरीके से हो रही है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कॉस्ट सेंटर का हेड रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर दूसरा सेंटर कौन सा आ गया? रेवेन्यू सेंटर। अब ये सेंटर में कौन देखेगा? जैसे कि अब मैन्युफैक्चरिंग वाले को तो हमने क्या दे दिया? जो प्रोडक्शन कर रहा था वो तो हमारा कॉस्ट हो गया। अब रेवेन्यू कहाँ से आएगा? सेल से आएगा। सेल के लिए कौन जिम्मेवार हो सकता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अपना
मार्केटिंग डिपार्टमेंट को एज ए रेवेन्यू सेंटर हम कर सकते हैं कि भाई ये हमारा रेवेन्यू सेंटर है, अब कितनी कम है कितनी ज़्यादा है क्यों है, वो सारा का सारा रेवेन्यू सेंटर का जो हेड होगा उसे जवाब देना होगा। ठीक है, तीसरा कौन सा आ जाता है फिर, प्रॉफिट सेंटर। अब ये प्रॉफिट सेंटर वाला क्या करेगा, ये देखेगा कितनी कॉस्ट है कितना रेवेन्यू है और उसमें से लागत कम करके हमारे पास प्रॉफिट्स कितने बच रहे हैं, तो ये उसके बेसिस पे सारा प्रॉफिट के लिए जिम्मेवार होगा। अब खाली प्रॉफिट पर जिम्मेवार होना भी वो नहीं है ना। तो अगला कौन सा आता है, मतलब प्रॉफिट सेंटर में आप ये कह लीजिए कि कॉस्ट वाला को भी देखना है उसको और साथ में रेवेन्यू वाले को भी देखना है। एंड द लास्ट इज़ इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब इन्वेस्टमेंट सेंटर में क्या है कि जितना आपने पैसा लगा रखा है कि आपने एसेट्स में है या किसी और चीज़ में पैसा है, उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अब कौन जिम्मेवार होगा, उसके लिए जिम्मेवार होगा जो इन्वेस्टमेंट सेंटर का हेड है, वो जिम्मेवार होगा। ठीक है, तो कंपनी अगर जहाँ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को करते हैं, तो बच्चों समझ आ गया आपको कि पहला काम अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो हैं उन्हें बनाना है। फिर दूसरी चीज़ हमारी क्या आ जाती है यहाँ पे, टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब हम यहाँ पे करते हैं एक सिस्टम बनाते हैं हम कि भाई अकाउंटिंग हमें किस तरीके से क्या मेथड हमें अडोप्ट करना है, सारा का सारा। तो क्या करते हैं हम कि हर डिपार्टमेंट को हम उसके लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग अपना अकाउंटिंग रखेंगे, हर एक की अकाउंटिंग अलग अलग चेक की जाएगी कि कितना उन्होंने खर्चा किया है, कितना उनको फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, वो हर डिपार्टमेंट अपना अलग से देखेगा। हर डिपार्टमेंट मीन्स कि जितने हमने यहाँ पे सेंटर्स बनाए हैं। अब खाली अकाउंटिंग रखने से भी बात नहीं बनेगी। तीसरा फिर हमारा इसमें नेक्स्ट क्या आ जाता है, हमें करना पड़ता है डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स, कि जो हर सेंटर के अपने ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे तभी तो वो उनको अचीव करने की कोशिश करेगा। जहाँ आपके पास टारगेट ही नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर सकते। अब आपको ये पता ही नहीं कि आपने इन फ्यूचर करना क्या है, तो आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो फिर, है ना। क्यों आपने आर्ट्स ले ली या क्यों आपने कॉमर्स लिया, आपने आर्ट्स क्यों नहीं ली, साइंस क्यों नहीं ली, है ना, या साइंस वाले ने आर्ट्स क्यों नहीं ली, कॉमर्स क्यों नहीं ली। तो मतलब क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पहले अपना एक टारगेट फिक्स किया, उस टारगेट को पूरा करने के हिसाब से जो है वो फिर आके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स। अब डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स के बाद अगली फिर हमारी चीज़ क्या आ जाती है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पे हमने उनकी कॉस्ट को भी देखना है। अब जो कॉस्ट होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक कंट्रोलेबल कॉस्ट, एक कौन सी होती है, नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। अब जो कंट्रोलेबल कॉस्ट है वो ऐसी कंट्रोल है कि जिन्हें जो मैनेजर है या जो उसका हेड है वो उसके कंट्रोल में, वो चाहे तो उसे रिड्यूस कर सकता है और ना चाहे तो बहुत बढ़ भी सकती है। लेकिन सारी कॉस्ट ऐसी नहीं होती, कुछ तो नॉन कंट्रोलेबल भी होती हैं। तो जो नॉन कंट्रोलेबल हैं कि जो हमारे हाथ में ही नहीं है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जितनी भी एक डिपार्टमेंट के लिए या एक सेंटर के लिए कॉस्ट है, उनको हमने दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि इतनी कंट्रोलेबल कॉस्ट है और इतनी हमारी नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट है। ठीक है, अब सिर्फ हम जिम्मेवार किस चीज़ के लिए ठहरा सकते हैं, हम उनको कंट्रोलेबल कॉस्ट के लिए। जो भी अलग अलग मैनेजर हैं हम उनको ये जिम्मेवार ठहरा सकते हैं, सिर्फ कंट्रोलेबल कॉस्ट उनकी सही होनी चाहिए, क्योंकि नॉन कंट्रोलेबल पर तो उनका नियंत्रण ही नहीं है ना। ठीक है, जब आपने ये सारे के सारे काम कर लिए तो उसके बाद नेक्स्ट फिर हमारा क्या आ जाता है, लास्ट, टू टेक नेसेसरी एक्शन। अब आपने उनसे रिलेटेड जो भी एक्शन आप लेना चाहते हैं अब आप वो लोगे। ठीक है, ताकि जो काम में गलतियां हैं या कमियां हैं, किसकी गलती है, कौन उत्तरदायी है, वो ठहराते हुए आप अपना कंट्रोल की टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। तो देखा आपने कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है हमारा, वो किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है कंट्रोलिंग टेक्निक की तरह। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारी नेक्स्ट टेक्निक जो आती है दैट इज़ मैनेजमेंट ऑडिट टेक्निक। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है हमारी। तो मैनेजमेंट ऑडिट हमारी क्या करती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस का अप्रेजल करती है सिस्टेमैटिक तरीके से।
या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे इसको बताया गया है बड़ी आसान सी लैंग्वेज में कि मैनेजमेंट ऑडिट में बी डिफाइंड एज evaluation of the functioning, performance and effectiveness of management of an organization। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है उसकी फंक्शनिंग, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी इफेक्टिवनेस को देखना, करना, सारा का सारा उसको इवेल्युएट करना, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑडिट कहलाता है। कि वो ये देखता है कि जो प्रबंधक हैं वो काम कितनी कुशलता से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सही डिसीज़न लिए हैं या नहीं लिए हैं, कहाँ उनकी कमियां हैं, जो अगर उनकी कमियां होती हैं तो उन्हें भी साथ में बताया जाता है। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ देखते हैं। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अवेलेबल फिजिकल फैसिलिटीज़। सबसे पहला वो ये देखता है कि भी जितना भी हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स एक कंपनी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसका सही ढंग से यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं। सही ढंग से यूटिलाइजेशन मीन्स कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। और जितनी भी फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं क्या उनका सही यूटिलाइजेशन है या नहीं है। अब वो इन चीज़ों को चेक करेगा। साथ ही फिर वो क्या बताता है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स बने हुए हैं, पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, प्रोसीजर्स हैं, प्लानिंग है, उनमें क्या क्या कमियां हैं, ये भी हमारा मैनेजमेंट जो ऑडिट है वो पॉइंट आउट कर देता है। जब वो कमियां भी बता रहा है तो उसके बाद वो ये सजेशन भी दे देते हैं कि इनको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो भी कंपनी के जो वीक अगर लिंक्स हैं और या इंटरनल कंट्रोलिंग में कहीं कमी है तो वो भी बताते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में ये वीक पॉइंट है और तुम्हें इस तरीके से इसको जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए। उसी के साथ खाली वीक पॉइंट ही नहीं बताए, सजेशन भी दिया और साथ ही वो मैनेजमेंट की हेल्प भी करते हैं। वो ये बता देते हैं कि भाई आपकी जो कंपनी है या आपने जो एक गलत डिसीज़न ले रखे हैं, आप इन तरीक़ों से चलिए, इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, अदरवाइज़ आने वाले टाइम में आपके लिए ये हानिकारक हो सकते हैं। तो वो ये भी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि देखा आपने मैनेजमेंट ऑडिट की ह्यूमन रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन भी चेक किया उन्होंने, डेफिशिएंसीज को भी बताया है ना, मेथड्स भी बताए कि आप उन कामों को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, वीक पॉइंट्स को बताया, आने वाले जो आपने सिग्नल दे दिया कि भी कल को ये कमियां हैं आपकी, आप इन चीज़ों को सुधार लीजिए, अदरवाइज़ जो है आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट टेक्निक बच्चों अब हमारी आती है PERT एंड CPM। PERT एंड CPM नाम तो बड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है, तो सबसे पहले इसका यहाँ पे मतलब जानिए कि PERT क्या है। PERT की फुल फॉर्म, क्योंकि अक्सर एक नंबर के क्वेश्चन में बच्चों बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि PERT की फुल फॉर्म क्या है, CPM की फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं PERT की फुल फॉर्म के बारे में। PERT की फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा गया है, PERT। ये भी हमारी क्या होती है कि एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक ही है कि मतलब ये इस चीज़ पे ज़्यादा जोर डालती है कि जो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होते हैं, कि कोई भी अगर एक प्रोजेक्ट है वो पूरा होने में कितना टाइम लेगा, उसकी डिटर्मिनेशन जो है वो आप इसमें करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जो PERT टेक्निक है ना, वो अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज़ के साथ डील करती है कि जिनको हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो इसमें मेन फोकस दिया गया है वो आपने क्या किस चीज़ पे दिया गया है कि आपको टाइम को प्लान करना है, उसे मैनेज करना है। और लास्ट चीज़ कि जो PERT होता है वो इवेंट से रिलेटेड होता है। चलिए अब ये इवेंट्स क्या हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इवेंट क्या चीज़ है। इवेंट एक स्पेसिफिक जो हम ये कह सकते हैं कि टाइम है एक किसी भी एक्टिविटी के स्टार्ट होने का या किसी भी एक्टिविटी के ख़त्म होने का, हम इनको ये कह सकते हैं। और एक्टिविटी क्या है, अब जैसे कि देखिए मैरिज का आपने डिनर करना है, तो मैरिज का डिनर करना, या आपका बर्थडे है तो आप बर्थडे की एक पार्टी देना चाहते हैं, बर्थडे पार्टी देना, दैट इज़ एन इवेंट। PERT जो होता है वो नई प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनके लिए हम करते हैं। उसमें वो क्या करते हैं कि जो पूरा का पूरा काम है, पूरा प्रोजेक्ट है, उसको डिफरेंट इवेंट्स में बांट लेंगे। अब इवेंट क्या हो गया, कोई भी एक्टिविटी के स्टार्ट एंडिंग होने का जो भी पॉइंट है। फिर एक इवेंट को करने में कितनी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी,
एक उसमें हम वो टाइम देखते हैं कि हर एक इवेंट से दूसरे इवेंट तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, और एक्टिविटी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि एक्टिविटी इज़ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क, जो भी है ना, वो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। एंड रिक्वायर्ड टाइम, कि कितना टाइम है, एंड रिसोर्सेज फॉर इट्स कंप्लीशन। ये सारा का सारा हमारा क्या है कि ये हमारी क्या है, एक्टिविटी है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमने बर्थडे पार्टी देनी है। अब बर्थडे पार्टी देना ये हमारा क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। अब इस इवेंट में हमारी एक्टिविटीज़ क्या होंगी कि हम लोगों को बुलाएंगे, इनवाइट हमें करना है, वेन्यू मैनेज करना है कि कहाँ पे करनी है, कैटरर से भी बात करनी है। तो ये हमारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हो गई। अब ये नहीं कि ये बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ ही सिर्फ होंगी, इनके आगे फर्दर सब एक्टिविटीज़ भी हो जाती है। अब इनविटेशन देना है तो आपको इनविटेशन लिखने भी पड़ेंगे, मार्केट से परचेज़ भी करने पड़ेंगे, उन लोगों के पास पहुंचाने भी पड़ेंगे, वेन्यू देखने के लिए भी जाना पड़ेगा, उसका भी डिसाइड करना पड़ेगा, कैटरर से जा के बातें करनी पड़ेंगी। तो ये सारे के सारे उसके क्या हैं, सब काम है ना। इसी तरह से मैंने यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल भी दिया है कि मान लीजिए कि कोई नया बिजनेस शुरू हो रहा है, वो काम किस चीज़ का करता है, इंश्योरेंस का करता है। अब इंश्योरेंस का काम करने के लिए उसे कई एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। कैसे कि वो एक तो एप्लीकेशन डाटा एंट्री करेगा कि जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी उनकी डाटा एंट्री होनी है, अंडर राइटिंग का बारे में करना है, पॉलिसी इशू होनी है, ये सारे के सारे काम करने पड़ेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही मान लीजिए कि एक किसी का हो गया, उनकी जो पॉलिसी है वो इशू हो गई, तो जैसे ही एक एसएमएस भेजा गया या ईमेल भेजी गई कि कस्टमर के पास कि भाई हाँ तुम्हारा इंश्योरेंस हो गया है, तो यहाँ पे क्या है कि ये एक इंश्योरेंस एक्टिविटी जो है ये क्या है, हमारी एक इवेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा इवेंट एंड एक्टिविटी। चलिए अब बात करते हैं हम इसके प्रोसीजर की। अब प्रोसीजर में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितना भी प्रोजेक्ट था आपने उसको एक्टिविटीज़ में बांटा, उसको इवेंट्स में बांटा, फिर उसका आपने एक फ्लो चार्ट बना लिया। फ्लो चार्ट में से एक किस्म से उसमें आपने एक नेटवर्क चार्ट उस पर आपने बनाया। वहाँ पे आपने टाइम के एस्टिमेट्स भी लिए कि किसी काम को करने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। वहाँ पे 2-3 टाइमों को बताया गया कि एक तो ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक, ठीक है, कि ऑप्टिमिस्टिक जिसमें कम टाइम लग रहा है जिस तरीके से काम करने में, पैसिमिस्टिक जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, और एट लास्ट फिर आपने क्या किया, डिटर्मिनेशन द क्रिटिकल पाथ। आपने फिर यहाँ पे क्रिटिकल पाथ निकाला, जो टाइम जिस काम में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा था जिस तरीके से, वो हमारा क्या है, क्रिटिकल पाथ है। चलिए बच्चों, अब हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक आपके पास नेटवर्क चार्ट है ना। यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जैसे कि ए है, बी है, सी है। तो ये जो ABCDEF वगैरह है, ये आपकी क्या चीज़ें हैं, ये आपके इवेंट्स को शो कर रहे हैं। और जो एरो से उसमें चला कि एक इवेंट A था, फिर वो B तक चला, इस बीच में जो काम हुआ वो हमारी क्या है, एक्टिविटी है। अब इसमें मैंने नंबरिंग दे रखी है कि 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पहला काम, जैसे कि यहाँ पे अब हम एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे कि एक कंपनी है वो कार बनाती है। तो अब कार का जो ऑर्डर उसे मिला, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक नंबर ऑफ डेज भी दिए गए हैं कि जैसे 3 डेज 5 डेज। तो इसका मतलब क्या है कि जो A से B तक हुआ उसमें हमारे को उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगे, 3 दिन। B से C तक जाने में हमें कितने दिन लगे हैं, 5 दिन। C से F तक जाने में हमें कितने लगे हैं, 2 दिन। तो मतलब इस तरीके से हमारा है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल की तरीके से अब समझते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे मैंने इवेंट्स को इसमें कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए। पहला अब हमारे पास क्या है कि हमें कार बनाने का ऑर्डर रिसीव होता है। अब कंपनी को कार बनाने का ऑर्डर रिसीव हुआ तो कार की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने में उसको कितने दिन लगे, 3 दिन। ठीक है, अब जब कार की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है तो अब उसके बाद वो क्या करते हैं, उसका हमें इंजन बनाना है, इंजन भी बनाना है, बॉडी भी बनानी है, पूरा फ्रेम वगैरह सब कुछ बनाना है हमें उसका, है ना। तो अब यहाँ पे फिर क्या हो रहा है कि हमने एक तरफ क्या किया कि जो हमने इंजन वगैरह बनाने के लिए हमने टूल्स वगैरह मंगवाए। अब वो टूल्स वगैरह जब तक हमें रिसीव हुए
तो उसके लिए हमें कितने दिन लग गए? 5 दिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं साथ साथ आप बताती हूँ। देखिए पहला आपको यहाँ पे लगा ऑर्डर रिसीव हुआ, ठीक है। फिर आप यहाँ से चले तो यहाँ से आपको ये जो टूल्स रिसीव्ड हुए कि इंजन में 5 दिन आपको यहाँ से लग गए। फिर आपने उन टूल्स की हेल्प से आपने इंजन को तैयार किया, ठीक है। और फिर वो इंजन जो है वो आपका रेडी हो गया है इंस्पेक्शन के लिए, उसमें आपको कितने दिन लग गए? 2 दिन लग गए। 2 दिन के बाद फिर आपको 1 दिन लगा कि पार्ट की असेंबलिंग के लिए आप लोग भेजना था, तो यहाँ पे आप आ गए। अब पैरेलल में ये काम चला कि टूल्स रिसीव हुए, इंजन के तैयार था, है ना। इसी के साथ साथ आपने क्या किया? बॉडी पार्ट्स उसका बनाया। तो बॉडी के लिए भी वो जो कार थी, वो जो उसकी बॉडी बन गई, वो इंस्पेक्शन के लिए रेडी हो गई। फिर जब वो उसकी इंस्पेक्शन हो गई, उसमें 4 दिन लग गए। फिर आगे आपने उसको क्या भेज दिया? पार्ट की असेंबलिंग करने के लिए आपने उसको भेज दिया। वहाँ पे आपको कितने दिन लगे? 3 दिन। इधर से आपने जब मैन्युफैक्चरिंग की थी तो आपने फ्रेम बनाया था। अब फ्रेम बनकर तैयार हो गया, इंस्पेक्शन के लिए रेडी है, उसमें आपको कितने लग गए? 2 दिन लग गए। अब वो जो फ्रेम है वो भी आपका कहाँ चला गया? जुड़ने के लिए चला गया, तो उसमें भी आपको कितना दिन लग गया? 1 दिन लग गया। ठीक है, अब सारे पार्ट्स अब हमारे पास क्या हो गए हैं? यहाँ पे सारे पार्ट्स अब हमारे यहाँ पे मिल गए हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इनको असेंबल कर दिया। 3 दिन के बाद हमारी जो कार है वो रेडी हो गई है। अब उस कार को रेडी होने के बाद 1 दिन बाद हमारी किस चीज़ के लिए है? वो इंस्पेक्शन के लिए रेडी है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास इसके रास्ते क्या क्या हो गए? देखो, रास्ते हमारे पास हो गए बच्चों इसके कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर चला, इस तरीके से ये एक रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता जो सीधा सीधा जा ही रहा है, और तीसरा रास्ता ऐसे करके इस तरीके से चला गया। अब हम हर रास्ते का टाइम देखते हैं कि कितना कितना टाइम उसको लगता है। वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पाथ मेथड होगा। चलिए, लेकिन क्रिटिकल पाथ को समझने से पहले हम उसका मतलब जानेंगे। जैसे PERT की फुल फॉर्म क्या थी? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक थी। यहाँ पे इसकी क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? CPM। PERT जो था वो अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज़ के लिए था, जो नई प्रोजेक्ट थे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं, कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन CPM जो है वो प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज़ के लिए है। जैसे कि हम एक हाउस की कंस्ट्रक्शन करनी है, तो हमें पता है कि वही कितने दिन लगेंगे, किस तरीके से होगा, है ना। तो यहाँ पे हम असेस करते हैं कि कम से कम कितना टाइम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा। वहाँ पे टाइम को प्लान करने में, उसको मैनेज करने में फोकस था। यहाँ पे उसको कंट्रोल करने में है कि कॉस्ट और टाइम को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। PERT में क्या था कि इवेंट से ज़्यादा रिलेटेड थी, लेकिन CPM किस चीज़ से रिलेटेड है? एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। चलिए, अब देखिए मैं उसी पे आ गई। ये हमारा वही डायग्राम है कि जो ABCDE है ना, वो थे ना, तो उसी तरीके से है ये हमारा कि वहाँ पे कार स्टार्ट हुई थी कि कार का आपको यहाँ ऑर्डर मिला था, आपको A पे, यहाँ आपको ऑर्डर मिला, फिर आपने कार स्टार्ट कर ली थी, तो ये आपका चलता चला गया था। अब हम इसी से रिलेटेड बच्चों देखेंगे कि कितने कितने दिन हमारे इस चीज़ के लिए लगे हैं। तो सबसे पहला हमारा रास्ता मैंने आपको बताया था क्या था। अब देखिए, काउंट करिएगा, यहाँ से हम A से B चले 3 दिन, 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15। मतलब अगर हम ABCFGHI के रास्ते से चले तो हमें कितने दिन लग गए? 15 दिन लग गए। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, ये आपको पता चल गया। अब दूसरा रास्ता अब हमारा कौन सा है? हम सीधा सीधा चलते हैं। A से B 3 दिन हमें लगे, फिर हमें 4 दिन और लग गए, 7 दिन, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14 दिन। मतलब सीधा सीधा अगर हमारा रास्ता था तो कम से कम उसमें कितने दिन लगे? हमारे को 14 दिन लगे, कि अगर हमें, क्योंकि काम तो पैरेलल में चलेगा ही चलेगा, है ना। चलिए, तीसरा फिर हमारा क्या था कि अगर हम उस चीज़ को काउंट कर रहे थे तो A से B तक आने में तो 3 दिन लग ही रहे हैं, फिर B से E तक आने में 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10 दिन। ठीक है, तो मतलब जो काम पूरा होना था, अगर हम देखें उन काम को करने के लिए तो सारी एक्टिविटीज़ है।
ज़रूरी है, किसी काम को आप छोड़ नहीं सकते। कार आपने देनी है तो आपको इंजन भी बनाना पड़ेगा, बॉडी भी बनानी पड़ेगी, फ्रेम भी बनाना पड़ेगा, सब काम करने पड़ेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ में लग रहा है? जो हमारा इंजन वाला रूट था। मतलब इंजन के साथ साथ और काम हो गए तो मतलब 15 दिन तो आपको कार तैयार करने में लगेंगे ही लगेंगे। तो यहाँ पे जो बच्चों ये 15 दिन है हमारे, ये हमारी क्या हो गया? क्रिटिकल पाथ हो गया हमारा, कि ठीक है तो इसमें सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन 15 दिनों में हमारी जो कार है वो रेडी हो जाएगी। चलिए अब लास्ट टेक्निक हमारी आती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MIS। MIS तो आपने सुना होगा, अक्सर आप लोगों का स्कूलों में होता है कि डाटा बच्चों आपका MIS पे जाना है, हर चीज़ जानी है ना। यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इज़ द स्टडी ऑफ पीपल, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। कि ये पीपल, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन की जो है ये सारा इनकी स्टडी है और इनके बीच में जो है वो रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, तो एक चीज़ को आप कंट्रोल करने जा रहे हैं तो कंट्रोल आप कब कर सकते हैं? जब आप जल्दी से जल्दी उसमें करेक्टिव एक्शन ले लेंगे, और करेक्टिव एक्शन जितनी जल्दी लोगे उतना ही काम हमारा आगे सही चलेगा, है ना। तो MIS इसमें आपकी बहुत हेल्प करता है। MIS अब इसमें आपको क्या बता रहा है? ये आपको एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि MIS जो है वो मैनेजरियल डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो राइट टाइम पे राइट फॉर्म में देता है। कि जैसे आपका सारा डाटा हम MIS से ले सकते हैं ताकि सरकार उसको किसी भी वक्त देख सकती है ना। तो यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है कि कंप्यूटर में सारा डाटा सॉफ्टवेयर में यहाँ पे होता है और उसकी हेल्प से ये पूरा का पूरा सिस्टम चल जाता है। तो इसकी डेफिनेशन दी है कुंटज ने, MIS इज़ ए फॉर्मल सिस्टम ऑफ गैदरिंग, इंटीग्रेटिंग, कंपेयरिंग, एनालाइजिंग एंड डिस्पर्सिंग इंफॉर्मेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द एंटरप्राइज इन अ टाइमली, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। कि एक पूरा सिस्टम है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी भी कर रहे हो, कंपेयर भी कर सकते हो, एनालाइज भी कर सकते हो, फिर उसको दे भी सकते हो आप, जो भी इंटरनल पार्ट है, एक्सटर्नल है, जैसा भी है, कि टाइमली आप उसको हर काम को वहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए इसकी फ़ीचर्स की अगर हम बात करें तो इससे फ़ायदा क्या होता है? हम इससे डिसीज़न मेकिंग जो है वो हमारी जल्दी हो जाती है, इम्प्रूव होगी, क्योंकि काम जितना जल्दी होगा ना उतना ही हमारे लिए क्या होता है, ये फ़ायदेमंद होता है। अब टाइम पे आपको सारा कुछ पता चल गया तो ऑपरेशंस भी आपके जल्दी जल्दी होंगे, तो एफिशिएंट ऑपरेशन भी चलेंगे। टाइम पे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं तो यहाँ पे आपका बेटर कम्युनिकेशन भी हो गया, है ना। अब क्योंकि एक काम आप हाथ से कर रहे हैं, हाथ से रिपोर्ट बना रहे हो, सब कुछ हाथ से कर रहे हो, एक आप कंप्यूटर से कर रहे हो, तो काम जल्दी भी होगा, टाइम की भी इसमें बचत हो जाएगी। मैनुअली हम कैलकुलेशंस में मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर तो गलती नहीं करता। तो यहाँ पे काम भी आपका क्या होता है, पूरा एक्यूरेट होता है। डाटा बहुत सारा है, अब हम हाथ से ढूंढेंगे उसमें कि क्या चीज़ है, किस तरीके से नहीं। आपको यहाँ पे कमांड देनी है, जो रेलिवेंट डाटा होगा कंप्यूटर आपके सामने सिर्फ वो शो कर देता है, तो वो भी बच जाता है। और कहीं ना कहीं इसकी लोअर कॉस्ट भी लगती है। अब लोअर कॉस्ट कैसे लगती है? आप कहेंगे कि कंप्यूटर तो महंगे आते हैं, फिर आप कह रहे हो कि लोअर कॉस्ट है। देखिए कंप्यूटर महंगा है, लेकिन अगर आप हाथ से काम करवा रहे हैं तो उसमें आपको 2-4 लोग रखने पड़ते, तो बात तो आपकी अल्टीमेट फिर भी वहीं आ जाती। अब कंप्यूटर की हेल्प से आपने काम भी जल्दी कर लिया और बचत भी आ गई। वहाँ पे आपको बार बार कोई अगर एक गलती हो गई तो आपको सारे दोबारा बनाने पड़ेंगे, पेपर की भी वेस्टेज, टाइम की भी वेस्टेज होगी। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है, एक्यूरेसी भी है और कॉस्ट भी इसकी क्या है, कम हो जाती है। तो देखा बच्चों आपने कि इस तरीके से आप कंट्रोलिंग की टेक्निक्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने किया ट्रेडिशनल टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक्स, और ये सारी की सारी टेक्निक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपने इस सेशन को बहुत इन्जॉय किया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, दैट्स ऑल।